एपिसोड के स्टार्ट में हम लाओचेंग सिटी को ही देखते हैं, जहां पर उस इंटाइगर क्लब के डिस्ट्रॉय होने की खबर पूरे सिटी में ही फैल चुकी थी और सभी हंटर्स वहां पर इस खबर को पढ़ रहे थे और हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन है ऐसा जिसने लाओचेंग सिटी में रहते हुए ही एक इंटाइगर क्लब को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जैसे ही वो इसके आगे पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये काम एक की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर का है और ये बात पढ़ते हुए तो वो सब बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इंटाइगर क्लब इतना ही ज्यादा वीक है कि की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर से हार गया। इतने में हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुनते हुए उनके करीब आ जाते हैं और तभी हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि एंसेस्टर ज़ू का मजाक उड़ा रहे थे और कुछ हंटर्स उनको समझा रहे थे कि ऐसे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो देखने में वीक लग रहा हो लेकिन वो सच में वीक ना हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली सा कल्टीवेटर जाकर इंटाइगर क्लब को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अब एंसेस्टर ज़ू जैसे ही उस बोर्ड के सामने आते हैं तो उस बोर्ड के पर अपनी पिक्चर को देखते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनका कोल्ड ऑरा रिलीज होने लगता है और उनके कोल्ड ऑरा के रिलीज होने के बाद वहां पर खड़े सभी लोगों को खुद ब खुद ही ठंड लगने लगती है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है। लेकिन तभी उन सब खड़े हंटर्स में से एक हंटर की नजर एंसेस्टर ज़ू पर जाती है और एंसेस्टर ज़ू को वो देखते ही पहचान जाता है और साथ में ये भी समझ जाता है कि ये जो अभी अभी उसे इतना ज्यादा कोल्ड ऑरा फील हो रहा था वो एंसेस्टर ज़ू का था। अब एंसेस्टर ज़ू को देखते हुए वो हंटर तो वहीं पर अपनी जुबान को ताला लगा लेता है, लेकिन हम बाकी हंटर्स को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। इस वीक से कल्टीवेटर ने इंटाइगर हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी इसको पकड़ने पर सिर्फ 100 कॉइन्स का ही इनाम रखा गया है। इसको पकड़ने के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा। तभी उसके पास खड़ा दूसरा हंटर कहता है कि अगर मेरे पास तो ये कल्टीवेटर खुद चलकर भी आ जाए तो मैं कभी इसको लेकर वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने से पैसों के लिए कौन उसे लेकर जाए। जिसके बाद एक तीसरा हंटर कहता है कि ये मिशन तो किसी गरीब हंटर के लिए है जिसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो सकता है कि वो इस मिशन को पूरा कर दे। वो सारे हंटर फिर से एंसेस्टर ज़ू का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर एंसेस्टर ज़ू गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। और तभी एंसेस्टर ज़ू एक इशारा करते हैं और उस हंटर की बॉडी में आग लग जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अब वहां पर खड़े किसी भी हंटर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये अचानक से हो क्या रहा है और अचानक से उसकी बॉडी में आग कैसे लग गई। तभी वो हंटर जिसकी बॉडी में आग लगी थी और उसकी आधी से ज्यादा बॉडी जल चुकी थी वो चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उस हंटर की बात सुनते हुए बाकी साथ में खड़े सभी हंटर्स भी एंसेस्टर ज़ू के सामने झुक जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन एंसेस्टर ज़ू की बातों को इग्नोर करते हुए अपने सामने पड़े नोटिस बोर्ड को भी अपने डिवाइन ऑरा को रिलीज करते हुए जला देते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर ज़ू उन सबसे कहते हैं कि तुम सब ने ही तो कहा था कि मेरे सर के ऊपर ये इनाम बहुत कम है, तो मुझे बताओ कि मेरे लिए कौन सा इनाम होना चाहिए था। और तो वो सारे हंटर उनके सामने झुकते हुए कहते हैं कि आपके सर के ऊपर तो सिटी का सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए था। मुझे लगता है कि हॉल को आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ड्रैगन इंटाइगर क्लब का नाम सुनते हुए एंसेस्टर ज़ू कहते हैं कि आखिर ये कौन सा क्लब है, जिस पर वो दूसरा हंटर फौरन से जवाब देते हुए बताने लगता है कि यही वो क्लब है जो कि सारे मिशन को हम तक पहुंचाता है। हर मिशन के बदले में वही ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसे देती है और आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारी आधे से ज्यादा जायदाद उनके कब्जे में है और हर मिशन का रिवॉर्ड भी वही चूज और डिसाइड करते हैं। एंसेस्टर ज़ू जैसे ही उस हंटर की बात सुनते हैं तो स्माइल करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो हॉल बहुत ही ज्यादा रिच है। जिस पर वो हंटर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है कि हाँ, उस हॉल के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। तभी एंसेस्टर ज़ू कहते हैं कि ठीक है, जल्दी से मुझे उस हॉल में लेकर चलो और मुझे वहां पर पकड़ा कर मेरे ऊपर रखा गया इनाम भी तुम हासिल कर लो। और वो हंटर तो एंसेस्टर ज़ू को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए एंसेस्टर ज़ू का वांटेड वाला पोस्टर लेकर एंसेस्टर ज़ू के पीछे भागने लगता है। हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम ड्रैगन इंटाइगर हॉल का ही सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़की एंसेस्टर ज़ू के पोस्टर को देखते हुए कहती है कि हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो हंटर कहता है कि इस लड़के के सर पर यह इनाम रखा गया था तो मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, तो आप इसको पकड़ लीजिए और मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम ज़ेंगलॉन्ग था। वो उस पोस्टर को बड़े ही गौर से देखने लगती है और हमें पता चलता है कि वो उस क्लब की चेयरमैन थी। और तभी हम ज़ेंगलॉन्ग को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर आती हूँ, कुछ ही देर में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और फिर एक मशीन के पास जाकर उस पोस्टर को स्कैन करने लगती है। तभी वो हंटर डरते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता है क्लब से कोई मिस्टेक हो गई है पेमेंट डिसाइड करने में। इस मिशन की पेमेंट तो 10,000 कॉइन्स होनी चाहिए थी। ये बात सुनते हुए तो ज़ेंगलॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तुम जानते हो तुम क्या बोले जा रहे हो। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के सर पर भी 1,000 कॉइन्स तक ही रखा जाता है इनाम, और तुम कह रहे हो कि इस मामूली से कल्टीवेटर के सर पर हमें 10,000 कॉइन से ज्यादा का इनाम रख देना चाहिए था।
मैं क्या पागल हूँ जो अपने क्लब का खुद ही नुकसान करवाऊंगी। ये कहकर ज़ेंगलॉन्ग तो अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और उनका कोल्ड ऑरा फिर से रिलीज होने लगता है। और तभी हम हॉल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से हिल रहा था। अब ये देखकर वो हंटर डरते हुए कहता है कि तुम ये क्या बोले जा रही हो, अपने साथ साथ तुम मुझे भी मरवाने पर तुली हुई हो। अब ज़ेंगलॉन्ग कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कल्टीवेटर के लिए 100 कॉइन्स भी ज्यादा हैं, इसके लिए तो सिर्फ 10 कॉइन्स होने चाहिए थे। और हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जिनका ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि टाइगर हॉल के अंदर क्रैक्स भी आने लगे थे। लेकिन तभी हम ज़ेंगलॉन्ग को देखते हैं जो कि बोलती है कि मुझे तो लगता है कि 10 कॉइन्स भी इसके लिए ज्यादा हैं। तुम एक काम करो, इसको पीट कर इंटेगर हॉल के सामने फेंक दो और फिर मैं अपने आदमियों को बोलकर इसको उठवा लूंगी। वो हंटर कहता है कि प्लीज चुप कर जाओ, क्यों खुद भी मरना चाहती हो और मुझे भी मरवाना चाहती हो। लेकिन ज़ेंगलॉन्ग को कोई भी फिक्र नहीं थी। वो कहती है मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें एक स्टार कॉइन दे देती हूँ। और एक स्टार कॉइन नीचे जमीन पर फेंकने के बाद अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ जाती है। और वो हंटर कहता है कि लगता है ये आज वाकई में मरेगी। अब वो हंटर डरते हुए एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखने लगता है, लेकिन एंसेस्टर ज़ू को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो कुछ बोल नहीं वाला था कि एंसेस्टर ज़ू की बॉडी से इतना ज्यादा डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि पूरे का पूरा वो ड्रैगन इंटेगर हॉल ही हिल जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके साथ ही लॉन्गटन सिटी में भी उसका ऑरा फैल जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। हम उस ऑरा को देखते हैं जो कि थमने के बजाय और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा था और कुछ ही देर में एक तूफान का रूप ले लेता है। तभी उस हंटर को देखते हैं जो कि डरते हुए नीचे जमीन पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब ज़ेंगलॉन्ग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसे यही लग रहा था कि शायद एंसेस्टर ज़ू किसी मैजिक वेपन का यूज कर रहे हैं। तभी वो गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लब के अंदर आकर किसी मैजिक वेपन का यूज करने की। इतने में हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनका डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ज़ेंगलॉन्ग पीछे उड़ती हुई जाती है और पीछे जाकर गिर जाती है। तभी वो डरते हुए एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए कहती है कि सीनियर मुझे बताएं कि आप कौन हैं। अब एंसेस्टर ज़ू ज़ेंगलॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अपनी पावर से उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं, जिस पर ज़ेंगलॉन्ग कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं यहाँ की मालिक हूँ, वो सारे कॉइन सारा पैसा मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दें। पर एंसेस्टर ज़ू उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और तभी पास खड़ा हंटर कहता है कि इनके सर पर रखे गए इनाम को बढ़ा दो, तभी इनका गुस्सा शांत होगा। इस पर ज़ेंगलॉन्ग कहती है कि ठीक है, मैं आपके सर पर रखे गए इनाम को बढ़ाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे छोड़ दें। इस बात को सुनते हुए एंसेस्टर ज़ू का गुस्सा थोड़ा सा कम होता है और वो ज़ेंगलॉन्ग को छोड़ देते हैं। ज़ेंगलॉन्ग नीचे जमीन पर आती है और हम देखते हैं कि वो पावर बिल्कुल रुक चुकी थी, इसीलिए वहाँ पर अब कोई भी किसी किस्म की एनर्जी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हर चीज तबाह हो चुकी थी। इसीलिए इस पावर के रुकने का या ना रुकने का कोई फायदा या जवाब नहीं था। अब एंसेस्टर ज़ू कहते हैं कि मेरे सर पर तुम कितना इनाम रखने वाली हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं अभी इसको बढ़ा देती हूँ। एंसेस्टर ज़ू अपना पोस्टर उसके हाथ में देते हैं तो वो जल्दी से 1 के आगे 0 लगाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जगह भी खत्म होने वाली थी। वो जैसे ही इनाम को 10 लाख तक लेकर जाती है तो एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखती है, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। ये देखकर डर जाती है और 0 बढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कीमत 1 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी पेपर पर बिल्कुल भी जगह बाकी नहीं थी कि वो और 0 लगा सकती। तभी वो एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी तो पेपर पर जगह ही नहीं बची है, मैं क्या करूं। कुछ ही देर में एंसेस्टर ज़ू स्माइल करते हैं तो एंसेस्टर ज़ू को स्माइल करते देखकर उस हंटर और ज़ेंगलॉन्ग की जान में जान आती है और वो सोचते हैं कि शुक्र है बच गए। लेकिन तभी एंसेस्टर ज़ू एक ऐसी बात करते हैं जिस पर ज़ेंगलॉन्ग को तो एक झटका लगता है। जब एंसेस्टर ज़ू कहते हैं कि अब ये हंटर मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आया है तो इसको इसके इनाम की रकम दे दो। ये बात सुनते हुए ज़ेंगलॉन्ग तो शॉक होती है, लेकिन इससे ज्यादा शॉक तो वो हंटर हो चुका था। अब ज़ेंगलॉन्ग कहती है कि मैं इसको पैसे तो दे देती है, लेकिन इसको पैसे देने के लिए यहाँ पर बचा ही क्या है। तभी हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन पावर को एक दफा फिर से रिलीज करते हैं और उसके बाद अपने हाथ से एक चुटकी बजाते हैं और उनके चुटकी बजाते ही हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद हर चीज ही ठीक होने लगी थी। ये देखकर तो वो दोनों भी हैरान रह गए थे, क्योंकि उन दोनों ने भी ये सब कुछ आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। लेकिन ज़ेंगलॉन्ग जैसे ही इसको देखती है तो कहती है कि ये तो हेवन और रिफाइंड मैजिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो सिर्फ वही कल्टीवेटर कर सकता है जिसके पास स्पेस की पावर्स हों। लेकिन आज तक मैंने किसी भी ऐसे कल्टीवेटर को नहीं देखा है जो कि टाइम या फिर स्पेस को कंट्रोल कर सकता हो। अब ज़ेंगलॉन्ग कहने लगती है कि मुझे नहीं पता है कि आप की रिफाइनिंग स्टेज पर क्यों हैं, जबकि अगर आपकी पावर इतनी ज्यादा है तो आपको किसी ऊंचे लेवल पर होना चाहिए था। लेकिन उसकी बातें सुनते हुए भी एंसेस्टर ज़ू से कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं और कुछ ही देर में वहां पर मौजूद हर चीज पहले की जैसे हो चुकी थी, क्योंकि टाइम रिवर्स हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेंगलॉन्ग की वो पैसे वाली मशीन भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उस मशीन से पैसे निकलते हुए उस हंटर के सामने गिरने लगते हैं।
अब ये सब कुछ देखकर तो ज़ेंगलॉन्ग और हंटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि ड्रैगन इंटैगर हॉल के एक और बोर्ड के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर वहां के टॉप हंटर्स के बारे में लिखा हुआ था। एंसेस्टर ज़ू टॉप पर लिखे हुए हंटर का नाम पढ़ते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो मेरा नाम होना चाहिए था, जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज करते हुए उस नाम को रिप्लेस कर देते हैं और इस सब की अनाउंसमेंट भी होने लगती है। तो लाओचिंग सिटी में घूमते हुए सारे हंटर्स को इस बात के बारे में पता चल जाता है, लेकिन बहुत से हंटर जो कि एंसेस्टर ज़ू को नहीं जानते थे वो ये समझने लगे थे कि शायद इसने किसी सुप्रीम लेवल के मिशन को पूरा किया होगा, इसीलिए इसे ये रैंक दिया गया है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होने लगे थे, क्योंकि आज तक कोई भी टॉप ग्रेड का बाउंटी हंटर एक ही बार में नहीं बना था। सब लोग बोलने लगते हैं कि आखिर ये कल्टीवेटर है कौन, लेकिन जैसे ही वो एंसेस्टर ज़ू के उस लेवल को देखते हैं तो उन सबको एक झटका लग चुका था, क्योंकि वहाँ पर की रिफाइनिंग स्टेज लिखा हुआ था और ये पढ़कर तो वो सब शॉक हो चुके थे और वो कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर एक टॉप का हंटर बन चुका है। अब कुछ हंटर्स वहां पर हंसते हुए कहते हैं कि ड्रैगन इंटैगर हॉल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि एक की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर को टॉप पर पोजीशन दे दी। लेकिन कुछ हंटर्स उसकी बात सुनते हुए कहते हैं कि हमें ऐसे इसको जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि इसके अंदर वाकई में सच में इतनी ज्यादा एबिलिटी हो कि वो सबको कम्पीट कर सके और जानबूझकर उसने अपनी पावर को छुपा रखा हो। लेकिन ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि उसने एक दिन के अंदर अंदर ऐसा कौन सा सुप्रीम मिशन कंप्लीट किया है जो उसे ये टॉप पोजीशन मिल गई है। कहीं उसने उस डेवोरिंग बीस्ट को तो नहीं पकड़वा दिया जिसने अब तक हमारे लॉन्चिंग सिटी के अंदर तबाही मचा कर रखी हुई थी। अब उस हंटर की बातें सुनते हुए वहाँ पर खड़े सभी लोग भी सोच में पड़ गए थे और तभी वो हंटर फिर से कहता है, अगर ये कल्टीवेटर उस डिवोरिंग बीस्ट को पकड़ने जाने वाला है या फिर जाना चाहता है तो वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आएगा, यहाँ तक कि इंटाइगर हॉल भी उसकी हेल्प क्यों ना करे। नेक्स्ट हम स्पेस का ही एक सीन देखते हैं जहाँ पर एंसेस्टर ज़ू अपनी स्टारशिप में आगे की तरफ बढ़ रहे थे और लॉन्चिंग सिटी से लिया हुआ मैप भी उनके हाथ में था जिससे वो डायरेक्शन देख रहे थे और वो उस डिवोरिंग बीस्ट का शिकार करना चाहते थे और उसका शिकार करने के लिए वो ड्रैगन इंटैगर हॉल की ज़ेंगलॉन्ग को भी अपने साथ ले आए थे। अब हम ज़ेंगलॉन्ग को देखते हैं जो कि एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपने जैसा जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन फिर आप मुझे अपने साथ क्यों ले आए? अगर यहाँ पर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे क्लब का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि ज़ेंगलॉन्ग की बातें सुनते हुए भी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं करते, जिसके बाद वो उस मैप का यूज करते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करने लगे थे। हमें पता चलता है कि एंसेस्टर ज़ू ऐसा सिर्फ डिवोरिंग बीस्ट को पकड़ने के लिए कर रहे थे और जैसे ही डिवोरिंग बीस्ट को उस ओरा का एहसास होता है तो उस ओरा को महसूस करते हुए वो एंसेस्टर ज़ू की तरफ आने के लिए उनकी स्टारशिप की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में हम उस डिवोरिंग बीस्ट को देखते हैं जो कि स्टारशिप के सामने आ जाता है, पर एंसेस्टर ज़ू को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ज़ेंगलॉन्ग बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी और तभी वो डरते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहती है कि सीनियर प्लीज कुछ कीजिए वरना ये हमें खा जाएगा। और हम उस डिवोरिंग बीस्ट को देखते हैं जो कि उस स्टारशिप को निगलने ही वाला था, लेकिन ज़ेंगलॉन्ग के कहते हुए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो डिवोरिंग बीस्ट आधे से ज्यादा स्टारशिप को अपने मुंह में ले चुका था और ये देखते हुए ज़ेंगलॉन्ग अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ते हुए सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, एक्सट्रीम, और हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ओरा बाहर निकलने लगता है और इतने बड़े डिवोरिंग बीस्ट की बॉडी को एक ही दफा में फ्रीज करते हुए वो अचानक से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो डिवोरिंग बीस्ट जिसने लॉन्गचैंग सिटी को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाला हुआ था और लोगों की जान अजाब में डाली हुई थी, उसका एक ही झटके में काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद हम उसकी मैजिकल कोर को देखते हैं जो कि उड़ते हुए एंसेस्टर ज़ू के पास आ जाती है और एंसेस्टर ज़ू से अपने पास रख लेते हैं। और इसके साथ ही एंसेस्टर ज़ू ने एक और सुप्रीम लेवल के मिशन को खत्म कर दिया था और ये देखते ही वो हंटर्स जिनको इस बात के बारे में पता चलता है सबके सब शॉक हो जाते हैं और अनाउंसमेंट बोर्ड से उन्हें ये बात पता चलती है कि एंसेस्टर ज़ू ने वहीं पर ही एक और सुप्रीम लेवल को ले लिया था और वो मिशन भी वहीं स्पेस में ही पूरा होने वाला था, क्योंकि स्पेस के अंदर डिवोरिंग बीस्ट के अलावा कुछ ऐसी बटरफ्लाइज भी मौजूद थी जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी और डिवोरिंग बीस्ट से ज्यादा खतरनाक भी थी। और एंसेस्टर ज़ू को तो ये मिशन करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन हम उन हंटर्स को देखते हैं जो कि ये सोचने लगते हैं कि एंसेस्टर ज़ू अब मर जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एंसेस्टर ज़ू मरने वालों में से नहीं बल्कि मारने वालों में से है। लेकिन इसमें उन हंटर्स की भी कोई मिस्टेक नहीं थी क्योंकि वो सब जानते थे कि वो बटरफ्लाइज बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं और वो अपनी इल्यूजन का यूज करके किसी भी इंसान को उसमें ट्रैप कर देती हैं और वो इंसान तभी उससे बाहर निकलता है जब वो मर चुका हो। नेक्स्ट सीन में हम फिर से स्पेस का ही सीन देखते हैं जहाँ पर एंसेस्टर ज़ू डिवोरिंग बीस्ट की तरह उन बटरफ्लाइज को भी अपनी तरफ माइल करने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर वो बटरफ्लाइज भी आ जाती हैं जिन्हें देखकर ज़ेंगलॉन्ग तो रोने ही वाली थी और कहती है कि क्या वो डिवोरिंग बीस्ट खत्म होने के बाद आपको सुकून नहीं आया? क्या वो काफी नहीं था जो आप यहाँ पर अब आ गए हैं इन बटरफ्लाइज से फाइट करने के लिए? मुझे लगता है कि यहाँ से मैं मर के ही जाऊंगी।
लेकिन ज़ेंग लोंग अभी ये सारी बातें की ही जा रही थी कि हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं, जो कि बटरफ्लाई को देखते हुए कहते हैं कि एक्सट्रीम ब्रेथ, और सारी बटरफ्लाईज उनकी तरफ आने लगती हैं और आकर उनकी स्पेस पोटली में आकर रुकने लगती हैं और कैद हो जाती हैं। और कुछ ही देर में खुद ब खुद सारी की सारी बटरफ्लाई ही उस तरफ आ गई थी। लेकिन हम फिर से लॉन्गचन सिटी का सीन देखते हैं, जहां पर उन हंटर्स को ये लग रहा था कि वो दोनों मारे गए हैं और अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। और तभी कुछ हंटर्स कहते हैं कि हमें लगता है कि ड्रैगन इन टाइगर क्लब के लिए हमें कोई नया चेयरमैन ढूंढना होगा। अभी वो हंटर्स बात कर ही रहे थे कि हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं, जो कि अपना ये सुप्रीम लेवल का मिशन भी पूरा कर लेते हैं। और तभी एक आदमी हैरान होते हुए कहता है कि एंसेस्टर ज़ू वापस आ चुके हैं और वो एंसेस्टर ज़ू उनके पीछे खड़े थे। और ज़ेंग लोंग और एंसेस्टर ज़ू को अपने सामने सही सलामत देखकर वो सब तो हैरान और परेशान ही रह गए थे और शॉक होते हुए सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब